जय हिंद बच्चों। पिछले क्लास में हम स्फेरिकल मिरर तक पढ़ चुके थे और उसका डेफिनेशन भी देखे थे। तो गोलीय दर्पण होता क्या है? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? वक्रित हो। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? कर्व्ड हो। तो सवाल यह उठता है, कर्व तो होना चाहिए, लेकिन आखिर अंदर की ओर या बाहर की ओर? बस यही क्वेश्चन पे आधारित गोलीय दर्पण दो प्रकार में बट गया है। एक दर्पण आपको मिलेगा जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होगा, एक दर्पण आपको मिलेगा जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होगा। इसी के आधार पर गोलीय दर्पण जो है आपका वो दो प्रकार का होता है। There are two type of spherical mirror. तो एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या हो? अंदर की ओर वक्रित हो, और एक गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? बाहर की ओर वक्रित होता है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप घर में पड़ा एक नया चम्मच ले लीजिए। उसके जब आप गड्ढे वाले पार्ट पर अपना चेहरा देखिएगा तो वह एक अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा, कनकेव मिरर की भांति कार्य करेगा। और जब आप उसका उठा वाला भाग की तरफ से चेहरा देखिएगा तब वह एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा, और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो समझिएगा बात को, गोलीय दर्पण कुल मिलाकर दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो चलिए पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो हम आपको समझाएं कि चम्मच का उठा वाला भाग किसके भांति कार्य करता है? उसका परावर्तक सतह उत्तल दर्पण की भांति। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? बाहर की ओर वक्रित हो, यानी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो, उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। तो चलिए इस चीज को लिख लेते हैं। The spherical mirror with outdoor. तो पहला प्रकार हो गया
उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। और दूसरा दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। वह कौन सा दर्पण है? आपको बताए जो गड्ढे वाला पार्ट परावर्तक सतह जो है वह अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो उसको क्या कहेंगे? कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। तो उस चीज को भी लिख लेते हैं, पहले इसको नोट करिए। concave mirror, the spherical mirror with inward curved reflecting surface is called concave mirror। अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। इस चीज को भी नोट कर लीजिए। चलिए अब गोलीय दर्पण तो समझ गए कि यह दो प्रकार का होता है। तो इसमें क्या क्या गोलीय दर्पण चीज में टर्म है उस चीज़ को समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ ऐसा जो एक नया नया नाम से आपको आज रूबरू करवाएंगे, उन सब चीज़ों को देखिए। एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। चलिए उत्तल दर्पण पहले रहने देते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आपको अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण भी बना के दिखा देना। तो इसका परावर्तक सतह आप देख सकते हैं अंदर की ओर कर्व है, कोई भी लाइट आएगा तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अंदर की ओर वक्रित है। इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चूंकि यह जिस टाइप से आपको कर्व दिख रहा है, इसके कर्व को अगर हम डॉटेड लाइन से मिलाते जाएं तो देखते हैं यह एक स्फीयर का फॉर्म ले लेता है, एक गोले का रूप ले लेता है। यह क्या हो गया? तो चूंकि अब यह एक इमेजिनरी हम लाइन डॉटेड लाइन बनाए, यह एक किस रूप फॉर्म का बन गया? स्फीयर का रूप, गोले का रूप। तो इस गोले का एक सेंटर भी होगा। चलिए हम सेंटर लिख देते हैं सी। अब इस गोले का त्रिज्या भी होगा, रेडियस, तो हम इसको कह देते हैं आर। यह दोनों चीज त्रिज्या और जो सेंटर है, यह दोनों चीज इमेजिनरी स्फीयर का है, काल्पनिक गोले का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोई भी अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण, उसका जो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं पोल, जिसको P से डिनोट करते हैं और हिंदी में कहते हैं ध्रुव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दर्पण हर साइज का मिलेगा, उसका परावर्तक सतह इतना छोटा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है। तो उसके हाइट को कहते हैं अपर्चर, या जो उसका डायमीटर है एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक का जितना परावर्तक सतह है, इसको कहते हैं अपर्चर। द्वारक, पोल, इसको ध्रुव कहते हैं। अब देखिए यह जो इसका त्रिज्या है, इसी पर एक त्रिज्या नहीं कह सकते, त्रिज्या तो यहाँ इस गोले काल्पनिक गोले का हर जगह होगा, लेकिन यह जो एक दर्पण के ध्रुव से और सेंटर के बीच मिलाने वाली एक रेखा स्ट्रेट लाइन है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसको नहीं कहेंगे
क्योंकि यह भी त्रिज्या है, लेकिन मुख्य अक्ष उसी को कहेंगे जो एक सेंटर और दूसरा ध्रुव, दो पॉइंट को आपस में मिलाए, जो सेंटर को मिलाएगा और ध्रुव को, दर्पण के ध्रुव को मिलाएगा, उसी को कहेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब समझिएगा, ठीक है, यह पोल दर्पण में कुछ चीज को बता रहा है कि यह दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं, तो इसको पोल नाम दे दिए। एपर्चर समझ गए, ये दर्पण के हाइट को बताता है, उसके डायमीटर को बताता है कि उसका परावर्तक सतह कितना ऊंचा है, यह भी चीज़ समझ गए। प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए, वो सेंटर और पोल को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यह रेडियस, क्या यह रेडियस इस दर्पण का है? नहीं। क्या यह सेंटर इस दर्पण का है? नहीं। सर यह तो इस गोले का सेंटर है, और यह भी जो रेडियस है यह इस गोले का है, दर्पण का थोड़ी ना है। तो इसको कहते हैं, मान लिए आपकी बात, यह जो रेडियस है यह गोले का है, लेकिन यह रेडियस इस गोले में मौजूद प्रत्येक कर्वेचर का है। जिस कर्व से यह गोला बना है, अनंत बिंदुओं से जिस कर्व से यह बना है, वह अनेक कर्व का यह रेडियस है। इसके लिए भी यह रेडियस है, इसके लिए भी यह रेडियस है, और इस कर्व का यहाँ पर रेडियस है। तो यह रेडियस क्या है? इस दर्पण के टर्म में समझिए। आपको दर्पण जब देंगे तो हर जगह आप इमेजिनरी स्फीयर थोड़े ना बनाते फिरिएगा, तो ये तो आपको समझाने के लिए स्फीयर बना दिए और उसका एक सेंटर भी होगा, यह चीज़ समझा दी। लेकिन अब दर्पण के टर्म में समझिए, चूंकि मेरे पास इतने सा कर्व एरिया है, तो इस सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इस कर्वेचर का या इस वक्रित भाग का सेंटर है, ना कि गोले का। क्योंकि अब हम गोला यह मिटा देंगे, अब हम नहीं जानते हैं कि यह कोई गोला है। तो यह जो सेंटर है यह क्या है? गोले का अब नहीं है, अब किस चीज़ का है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको समझाने के लिए हम आपको एक गोला बनाए थे। अब देखिए यह रेडियस जो है, क्या यह रेडियस अब गोले का रहा? अब हमको तो कहीं गोला अब दिख नहीं रहा, सिर्फ चूंकि मिरर है और मिरर के टर्म में समझना है, तो यह क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यह जिस कर्वेचर से क्या कहता है, परावर्तक सतह है दर्पण का, उसी का रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी होता है। इसके मध्य बिंदु को कह दिए पोल। यहाँ पे भी इसका एक काल्पनिक गोले का सेंटर होगा, लेकिन वो गोला चूंकि बनाना है नहीं, हमको सिर्फ कर्वेचर देखना है। तो यह जो सेंटर होगा यह क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आपका जो रेडियस है इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका भी एपर्चर है, सब चीज़ उसी तरह है, सेम टू सेम। अब यहाँ पे एक नया चीज़ है, अवतल दर्पण का यहाँ पे एक होता है फोकस पॉइंट, जिसको बड़ी एफ से डिनोट करते हैं। उत्तल दर्पण में भी यह होता है एक फोकस पॉइंट। अभी सब चीज़ को एकदम डिटेल में लिखेंगे, उस चीज़ को एकदम टेंशन नहीं लीजिए, अभी आपको सिर्फ समझा रहे हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में भी एक फोकस पॉइंट होता है और अवतल दर्पण में भी एक फोकस पॉइंट होता है। अब सवाल यह उठता है, यह फोकस पॉइंट होता कहाँ पे है? तो आप देख सकते हैं यह फोकस पॉइंट कहाँ पे अवस्थित है? प्रिंसिपल एक्सिस पे, मुख्य अक्ष पर अवस्थित है यह फोकस पॉइंट। और यह फोकस पॉइंट कहाँ पे अवस्थित है? इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस पे, मुख्य अक्ष पर अवस्थित है, और कहीं फोकस नहीं है, मुख्य अक्ष पर अवस्थित है। अब यह कहाँ होगा यह आप नहीं जानते हैं, यह फोकस आपको सिर्फ इतना बता दिया फोकस होता है। अब यह यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आखिर कहाँ होगा और क्यों होगा, इस चीज़ को समझेंगे, आखिर फोकस को डिफाइन क्यों किया गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब एक एक करके लिखते हैं।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या समझाया आपको, गोलीय दर्पण में जब उसके कर्व को हम और आगे बढ़ाते जाते हैं इमेजिनरी डॉटेड लाइन से, तो एक स्फीयर गोले का फॉर्म लेता है और ऐसा लगता है कि यह जो इमेजिनरी स्फीयर बना, इसमें जो यह दर्पण है यहाँ पर, यह भी इस गोले का एक पार्ट है, और जिसका अधिकतम पार्ट को हटा दिया गया है और कुछ पार्ट को ही रखा गया है। तो यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो दर्पण है यह इस काल्पनिक गोले का ही एक हिस्सा हो, क्योंकि इसका भी सेंटर ठीक वही जगह पे है इसका कर्वेचर का जो इस इमेजिनरी स्फीयर का होगा, इसका भी रेडियस वही जगह पे है जो इस इमेजिनरी स्फीयर का है। इसलिए ऐसा हमें प्रतीत होता है कि यह इस काल्पनिक गोले का यह भी दर्पण एक क्या है, पार्ट है। ऐसा सिर्फ माना जाता है कि काल्पनिक गोले का पार्ट है, इस चीज़ को देखकर, सेंटर को देखकर, रेडियस को देखकर। लेकिन वास्तविक में जो दर्पण बनता है वह किसी गोले को बनाकर काटा नहीं जाता है, समझिएगा। तो सिर्फ चूंकि सेंटर इसका दोनों का मेल खा रहा है, एक ही जगह पर कॉमन है और रेडियस भी कॉमन है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह जो दर्पण है इतना सा, यह एक काल्पनिक गोले का एक हिस्सा है, एक कटा हुआ हिस्सा है। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का, the center of curvature of spherical mirror The center of curvature of spherical mirror is the center of imaginary sphere। वो उस काल्पनिक गोले का सेंटर है, of which mirror is part। वह एक काल्पनिक गोले का जो सेंटर होता है वही क्या कहता है, गोलीय दर्पण का भी सेंटर होता है। तो इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। ऐसे सरल भाषा में इसको लिख देते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और वह काल्पनिक गोला है। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, हिंदी वाले नोट करेंगे हिंदी को, इंग्लिश वाले इंग्लिश को। अब आते हैं दूसरा नंबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
यह कुछ परिभाषा है गोलीय दर्पण से संबंधित ही, जो आपको आगे काम आएगा। आपको नाम ले लेंगे तो आप सोच में पड़ जाइए यह भी आखिर चीज़ नया चीज़ क्या आ गया। तो इसलिए जितना गोलीय दर्पण में जो पाठ हिस्सा होता है उसका जो नया नया नेम है उस सब चीज़ को एक एक करके लिखा देते हैं, डेफिनेशन लिखा देते हैं। आपको इसको रटना नहीं है, सिर्फ एक बार समझ लेना है। आगे इसके आधारित ही आपको सवाल बनाया जाएगा, आपको उपयोग होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो हो गया। दूसरा नंबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में कहेंगे इसको वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। The radius of curvature of spherical mirror is the रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। जिस प्रकार सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझाए बिल्कुल उसी प्रकार रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। रुकिए, प्रिंसिपल एक्सिस बाद में करते हैं, पहले पोल। द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ mirror is called pole। तो दर्पण का परावर्तक सतह का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? उसका पोल या ध्रुव। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर लिखे हम, स्फेरिकल मिरर नहीं उपयोग किए हैं, क्योंकि पोल जो है आपका प्लेन मिरर में भी इसी तरह होता है। प्लेन मिरर का भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है इसको भी पोल ही कहते हैं, इसलिए यह सभी के लिए लागू होता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। नोट करिए इसको पहले। चौथा नंबर है, अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? ध्रुव को और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को, सरल रेखा को। तो
इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख देते हैं। The line joining the pole and the center of curvature is called pole axis तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया 5वां नंबर अपर्चर। दिख रहा है? हाँ चलो ठीक। इसको कहते हैं द्वारक। नोट करिए प्लीज। समझिएगा बात को। चलिए एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। इसका मुख्य अक्ष बना दिए, इसको पोल P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मान लीजिए C से डिनोट किए। यहाँ पे रेडियस R है, उससे अभी कोई मतलब है नहीं लेकिन दर्शा दिए। यह उसकी ऊंचाई अपर्चर कहते हैं, अपर्चर। ठीक है,
देखिए गोलीय दर्पण का एक प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, चाहे अवतल हो या उत्तल, इसका एक गुण क्या है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तब यह मुख्य अक्ष पर ही किसी एक खास बिंदु पर उसको मोड़ देता है। यानी जितना भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी सभी को वह एक ही बिंदु पर मोड़ेगा और वह बिंदु उसका मुख्य अक्ष पर ही कहीं पे होगा। अभी हम नहीं जानते हैं कहाँ पे। एक दर्पण ले लीजिए, एक प्रकाश किरण लाए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष यह है, इसके समांतर लाए प्रकाश किरण, तो देखते हैं ये यहाँ पे इसको क्या किया, मोड़ दिया और यह मुख्य अक्ष को यहाँ पर काट रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, एक किरण हो गया। दूसरा किरण हम लाते हैं, यह यहाँ से इसे कट गया, दूसरा किरण लाते हैं तो देखते हैं इसको भी यह उसी पॉइंट पे काट दिया। यह क्या हो गया, ऐसे करके अनंत किरणों को लाया गया और सभी को देखा ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आ रही है तब उसको वह क्या करता है, एक पॉइंट पर काटता है और वह पॉइंट कहाँ पर है, मुख्य अक्ष पर। तो उसका ही नाम दे दिया गया फोकस, क्योंकि आने वाला समांतर किरणें हैं जो है वह परावर्तन के बाद एक जगह पे फोकस हो रहा था, फोकस यानी केंद्रित हो रहा था। तो एक जगह पे केंद्रित होने के कारण यहाँ पे एक बिंदु मान लिया गया कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जहाँ पर समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है। तो इसको बड़ी एफ से डिनोट करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस कहाँ पर अवस्थित होता है। तो फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ पर समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, मिलती है। लेकिन यह कंडीशन जो है यह अवतल दर्पण के लिए सही है। यह कनकेव मिरर है। अवतल दर्पण, तो चलिए एक उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं। दो प्रकार का तो दर्पण ही होता है। तो अवतल दर्पण पर समझ गए कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है। यह हो गया उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर है। यहाँ पे भी C मान लेते हैं, यहाँ पे P है। अब देखिए मुख्य अक्ष को उसका थोड़ा बढ़ा देते हैं समांतर लाने के लिए। आया प्रकाश का पहला किरण, तो हम देखते हैं प्रकाश का जो किरण आ रहा है समांतर मुख्य अक्ष के वह इस प्रकार परावर्तित होता है। इस प्रकार वह परावर्तित होता है कि हमको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि यह दर्पण के अंदर से किसी बिंदु से आ रहा है। फिर से हम दूसरा किरण लाते हैं तो इसको भी देखते हैं, यह इस प्रकार परावर्तित होता है कि हमको लगता है कि यह दर्पण के अंदर से किसी बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, और यही बिंदु को क्या कर देते हैं, फोकस। उत्तल दर्पण के लिए तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां पर समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जहां से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें कटता हुआ आपको दिख रहा है, इसमें आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब आपको एक चीज़ समझाते हैं, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे कि आईना में जो प्रतिबिंब देखते हैं, जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब। आखिर आभासी हम उसको जज कैसे कर लिए, वास्तविक उसको क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वह दर्पण के क्या बन रहा है, पीछे, हम उसको छू नहीं सकते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में जो है कोई भी अगर प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण के पीछे बनता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब भी क्या होता है, आभासी। इस चीज़ को आगे लिखाएंगे, खैर इस बात को छोड़िए। लेकिन यहाँ पे हम बताना यह चाह रहे हैं कि यह जो फोकस है यह उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बन गया। देखिए यह फोकस कहाँ पे है, दर्पण के पीछे।
तो दर्पण के पीछे बनने वाला चीज को हम क्या कहते हैं? आभासी, वर्चुअल। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उत्तल दर्पण का, यह भी कहाँ बन गया? दर्पण के पीछे। तो इसको भी क्या कहेंगे? आभासी। यानी एक पॉइंट याद रखिएगा, उत्तल दर्पण के लिए फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होता है? आभासी। और आगे आपको बताया जाएगा उस पर बनने वाला प्रतिबिंब भी होता है आभासी। लेकिन अभी प्रतिबिंब को हटा दीजिए, अभी यहाँ पे देख लीजिए जो चीज़ दर्पण के पीछे है वह क्या हो गया? आभासी। और देखिए लेकिन इस चीज़ में अवतल दर्पण को लेते हैं तो यह वास्तविक रूप से हमको दिख रहा है। अब आप कहिएगा सर आप इसको कैसे कर सकते हैं वास्तविक? तो चलिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं। यह जो हम समांतर किरण लाए मुख्य अक्ष के, यह जो किरण है प्रकाश का, यह तो कोई वस्तु से आ रहा होगा, इस बात से आप एग्री करते हैं क्यों? ठीक है, वस्तु से आ रहा होगा तो चलिए वस्तु बना देते हैं। मान लेते हैं यह कोई वस्तु है, ठीक है, कुछ भी तितली बना दीजिए, या कोई वस्तु है। तो यह जो वस्तु है यह कहाँ पर है? वस्तु को आप रखते हैं हमारे हाथ में, यह वस्तु है, यह कहाँ पे? हमें वास्तविक रूप से हमें प्राप्त है। तो उसी प्रकार मान लीजिए यह कोई वस्तु है, तो वस्तु जो होता है वो वास्तविक रूप से होता है। हमारे आसपास की कोई भी वस्तु वो क्या है? वास्तविक रूप से। क्यों? क्योंकि हम उसको छू सकते हैं। तो ठीक है, यह वस्तु है, तो वास्तविक रूप का वस्तु किस पार है? दर्पण के बाईं ओर। बात को समझिएगा मेरे अच्छे से। दर्पण के बाईं और जो वस्तु है वह क्या है? वास्तविक रूप से। अब देखिएगा, इससे प्रकाश की किरण आई, परावर्तित हुई, और परावर्तित होकर कहाँ वापस आ गए? उसी और वापस परावर्तित हो गई जिस और वस्तु रखा था। तो वह जो परावर्तित हुई किरण, तो इसका क्या मतलब है? यह चीज़ वास्तविक रूप से मेरे पास मौजूद है, और यह जो फोकस बन रहा है मेरा परावर्तित होने के बाद, यह भी मेरा वास्तविक रूप से ही किसी एक बिंदु पर बन रहा है, जिसे हम वास्तविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक पर्दा लगा दीजिएगा, सफ़ेद पर्दा, तो आप परावर्तित किरण को एक खास जगह पर केंद्रित होते हुए देख सकते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं है। यह सिर्फ आपको आभास होगा कि अंदर से किसी एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है। लेकिन अवतल दर्पण का यही कंडीशन होता है कि इसमें जो आपका प्रकाश की किरणें आती है वह जिस प्रकार से काट रही है, जिस और वस्तु रहता है उसी और देखिए फोकस भी बनने लगा काटने के बाद। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर है? वस्तु की ओर। जो चीज़ हमारे आसपास होती है उसको हम वास्तविक कहते हैं, और यह वस्तु को नहीं। आप समझ लीजिए आप यहाँ पे खुद खड़े हैं, तो आपके पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए कुछ कदम की दूरी पर है, तो यह भी वास्तविक हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर यह है, यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये यहाँ पे फोकस हो गया, हम फोकस पे खड़े हो गए। ये पीछे गए, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गए। तो ये वास्तविक रूप से हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उत्तल दर्पण में नहीं है। बस इसी चीज़ को आप समझाना चाहते थे कि अवतल दर्पण पे जो है परावर्तन के बाद वास्तविक फोकस बनता है, और इसमें जो क्या है? आभासी फोकस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र जो है अवतल दर्पण के लिए, यह भी वास्तविक होता है, क्योंकि यह वस्तु के पास ही बनता है, और इसमें क्या बनता है? दर्पण के चूंकि पीछे बनता है, इसलिए इसे आभासी कह देते हैं। जो चीज़ दर्पण के सामने बने उसको कहते हैं वास्तविक, और जो दर्पण के पीछे बन जाए उसको कहते हैं आभासी। और दर्पण के सामने कौन रहता है? हम लोग रहते हैं, वस्तु रहता है। और उसी प्रकार यह सेंटर भी दर्पण के सामने ही है, तो इसको भी क्या कहेंगे? वास्तविक। कुल मिलाकर आप इतना ही समझिए, जो दर्पण के सामने है वह वास्तविक, और जो दर्पण के पीछे है वह आभासी, चाहे वह कोई भी दर्पण हो। तो प्रिंसिपल फोकस,
और एक यहाँ पे दे देते हैं। सी इसको पहले नोट कर लीजिए आप। अब समझिएगा मेरी बातों को। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष पर है, ठीक है, एट विच फ्रॉम विच रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट और अपीयर टू डाइवर्ज। ये दो तरह का सवाल हम यानी सेंटेंस क्यों लिखें। दूसरा चीज, किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां पर या जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मिलती या आती हुई प्रतीत होती है। इस बातों को समझिएगा। अवतल दर्पण में आपको दिखाएं, कनकेव मिरर में दिखाएं, प्रकाश की किरण समांतर आने के बाद क्या हो रही थी, वास्तविक रूप से मिल रही थी, यानी जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट खड़ा है उसके आसपास मिल रही थी, वास्तविक रूप से मिल रही थी। इसलिए ये जो पहला सेंटेंस है, आपका पहला वर्ड है दोनों, एट विच, जहां पर एक्चुअली मीट, ये पहला सेंटेंस या पहला सेंटेंस के लिए है, एट विच एक्चुअली मीट। और ये जो दूसरा सेंटेंस है यह उत्तल दर्पण के लिए है, कन्वेक्स मिरर के लिए है, जिसमें आप देख रहे थे जहां से आपको क्या हो रहा था, परावर्तन के बाद एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार वह परावर्तित होता है उत्तल दर्पण में कि आपको लगेगा कि दर्पण के पीछे कोई एक बिंदु है जहां से वह किरण आ रहा है। तो फ्रॉम विच अपीयर टू डाइवर्ज, ये लास्ट वाला सेंटेंस, ये लास्ट वाले के लिए, तो यह हो गया उत्तल दर्पण के लिए। उसी प्रकार किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मिलती है, पहला चीज हो गया। और दूसरा उत्तल दर्पण के लिए जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है, जहां से आती हुई प्रतीत होती है। अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, या आपको क्वेश्चन, या एनसीईआरटी का भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन उल्टा के दे देगा, किसी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस परिभाषित करें। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो यह क्वेश्चन पहले आप बना लीजिए, क्वेश्चन दे दीजिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस परिभाषित करें। इंग्लिश वाले लिखेंगे, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। आंसर देखिएगा, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ concave mirror is the point on the principal axis at which ray of light coming parallel to principal axis actually meet. अब हिंदी वाले लिखेंगे, यहाँ पे होगा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसी अवतल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य पर वह बिंदु है जहां पर, या जहां से मिटा देते हैं,
मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मिलती है। इस चीज़ को पहले नोट कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। और इसके लिए एक फिगर भी बना लीजिएगा। पोल है, इस सेंटर है, एक समांतर किरण लाइए, वो काट दीजिए, बस एक ही लाइन से दर्शा दीजिए, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। दोनों इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इंग्लिश वाले कनकेव मिरर लिख लीजिएगा। कनकेव मिरर के लिए लिखा है जो एक्चुअली मीट होता है। अब है कन्वेक्स मिरर, सुधार कर लीजिएगा वहाँ पे। कन्वेक्स मिरर, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ convex mirror is the point on the principal axis from which ray of light coming parallel to principal axis appear to diverge। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें मिलती हुई नहीं मिलती हुई प्रतीत है, आती हुई प्रतीत होती है। चलिए इसका फिगर बना लीजिएगा। एक उत्तल दर्पण बना लिए जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की ओर कर्व्ड है। प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, ये पोल है, ठीक। अब एक समांतर किरण लाए, इसको इस प्रकार से परावर्तित किए कि आपको लगेगा एक पॉइंट से आ रहा है जिसको फोकस नाम दे दिए, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे मन होगा कन्वेक्स मिरर भी लिख सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। तो यह जो आपको लिखा है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, यह एग्जाम में पूछ दिया जाता है। पॉइंट तो मेरा छठा नंबर था शायद, वो प्रिंसिपल फोकस था स्फेरिकल मिरर के लिए, जो दोनों के टर्म में लिखा दिए, अवतल उत्तल दोनों के टर्म में। अब एक लास्ट टर्म को समझ लीजिए। शायद 7 नंबर ही था, देख लीजिएगा। आपका है फोकल लेंथ। एक बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या आपका प्लेन मिरर हो,
सभी का जो डिस्टेंस आप मापिएगा, मेजर करिएगा कि वस्तु कहाँ पे है दर्पण से, या कोई इमेज जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, या आपका फोकस कहाँ पे है, या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना सेंटीमीटर पे है या कितना मीटर पे है, यह सभी एक ही पॉइंट से नापा जाता है। उसका नाम है पोल। हर डिस्टेंस आपका पोल से ही मेजर होगा। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। पोल आप समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पे ओरिजिनेट पॉइंट है, यहीं से हर चीज़ मापा जाएगा। तो फोकल लेंथ क्या है? फोकस पॉइंट आप समझ गए कि ये यहाँ पे फोकस पॉइंट है, मान लीजिए किसी दर्पण का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट है। तो फोकल लेंथ क्या हो गया? फोकस पॉइंट के बीच की दूरी, फोकल लेंथ। फोकल से आपको पता चल रहा होगा फोकस के बारे में, और लेंथ पूछ रहा है उसका दूरी। तो पोल से डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी आपका वहीं से मापा जाएगा। कोई इमेज बन रहा है वो भी वहीं से मापा जाएगा। कहाँ से? पोल से। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल फोकस पॉइंट इसको कहते हैं फोकस दूरी। तो तो अब आप समझिए, आपको लगभग हम गोलीय दर्पण का सब हथियार दे दिए हैं। अब आपको युद्ध में हम उतारेंगे। आपको टोटल हथियार दे दिए कि गोलीय दर्पण क्या है, उसका पार्ट क्या क्या है, पोल क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हर चीज़ समझा दिए। और उसका एक एक करके बारीकी से डिफिनेशन भी लिखा दिए। और डिफिनेशन भी सरल शब्द में लिखाए हैं। ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कि गोलीय दर्पण में ये चीज़ भी होता है। अब इसका इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण में इमेज बनता कैसे है उसका कुछ फंडामेंटल रूल को जान लेंगे। इसको कह सकते हैं यह आपका गोलीय दर्पण का एक तरह से प्रॉपर्टी टाइप का है, गुण है, जो यहाँ से किरण आपका आएगा वो वहीं से स्पेसिफिक पॉइंट से मोड़ेगा। चलिए देखते हैं।
तो गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरणें किस ओर से आएगी तो किस ओर जाएगी, इन सब चीज़ों को 3-4 टर्म है, उस चीज़ को समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण में आखिर किरण काम कैसे करता है, वो आखिर परावर्तित होता है किस प्रकार से। तो एक बना लेते हैं अवतल दर्पण, एक बना लेते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अच्छा एक बात बताइए, ये अभी अवतल है या उत्तल? यह अभी कोई दर्पण नहीं है, यह सिर्फ एक शीशे का टुकड़ा है। अब पीछे इसका पारा या चांदी का लेप चढ़ा देंगे, तब यह बन जाएगा अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। ये इसका सेंटर है, सेंटर नहीं, ये इसका सेंटर है, ये फोकस है, मान लीजिए ये पोल है, सभी जानते होंगे। यह भी इसका पोल है, यह इसका सेंटर है, यह फोकस है। तो फर्स्ट रूल देखिए क्या कहता है, फिगर बनाते जाइएगा, रूल लिखते जाइएगा। If ray passes through focus, here यहाँ पे पैरेलल का अर्थ आप मुख्य अक्ष से ही समझिएगा। यह
तो समझिएगा बात को, यह चीज़ तो आपको अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस को परिभाषित करें, इस चीज़ में भी आप समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण के लिए, कनकेव मिरर के लिए अगर रे पैरेलल आता है मुख्य अक्ष का, तब क्या होता है, वह फोकस से होकर गुजर जाता है। और उत्तल दर्पण के लिए वह परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत होता है। फोकस एक बिंदु है उत्तल दर्पण के पीछे जिससे आता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका फिगर बना देते हैं। यह आया पैरेलल और यह फोकस से गुजर गया। इसमें देख लीजिए, ये आया और ये इस प्रकार परावर्तित हुआ कि आपको लगेगा ये फोकस से आ रहा है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। अब एक दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, दर्पण का, गोलीय दर्पण का, अगर आप इसको फोकस से मारिएगा लाइट, या फोकस की डायरेक्ट, देखिए अवतल दर्पण में आप फोकस से होकर मारिएगा और उत्तल दर्पण में यदि आप फोकस की डायरेक्शन में मारिएगा लाइट, तो यह क्या होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यानी यह समांतर आया तो फोकस से गुजरा और फोकस से दीजिएगा तो समांतर हो जाएगा, उल्टा। इसमें देखिए समांतर आया तो फोकस से आता हुआ प्रतीत हुआ, अब फोकस की ओर मारिएगा तो यह समांतर हो जाएगा। तो इसमें अगर फोकस से आया लाइट तो यह किससे समांतर मुख्य अक्ष के गुजर जाएगा, और यदि यह फोकस की डायरेक्शन में मारेंगे तब यह क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा परावर्तन के बाद। इफ रेज इंसिडेंट focus for a concave mirror or incident in the direction of focus for a convex mirror after reflection it becomes parallel to principal axis। यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, अवतल के लिए, अवतल दर्पण दे दीजिए, अवतल दर्पण के लिए यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस
यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर अवतल दर्पण के लिए दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद यह या फोकस की दिशा में दर्पण, अब यहाँ पे दे देंगे उत्तल दर्पण के लिए, ब्रैकेट बंद। यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आती है या फोकस की दिशा में दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको नोट करिए तेजी से। अब देखिए ये दो प्रॉपर्टी हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी है अगर लाइट इसका सेंटर से होकर आता है, दर्पण पर पड़ता है, सेंटर बोले तो वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कहिए, तब यह उसी रास्ते पर वापस लौट जाता है। या उत्तल दर्पण के लिए यह वक्रता केंद्र की दिशा में, इसे बना देते हैं, आया तो ये जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते पर चल जाएगा। ये तीसरा रूल है। इफ रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर, सेंटर रहने देते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझिएगा ना, तो COC लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर ए कनकेव मिरर, और इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ COC for a convex mirror after reflection it bounces back in the same direction। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर या फोकस के केंद्र की दिशा में दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद यह उसी रास्ते पर लौट जाती है। यह इस चीज को नोट कर लीजिए। यह हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है गोलीय दर्पण का, इसके नीचे में आप चाहे तो लिख दीजिएगा कन्वेक्स मिरर, जैसे कनकेव मिरर लिखा है। अब यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से तिरछा किसी भी एंगल से आए, कोई भी एंगल हो सकता है, आएगा
तो उसी एंगल से लौट जाएगा। यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लागू होता है। ध्रुव की ओर आया और तिरछा आया किसके, मुख्य अक्ष से, तो ये जिस एंगल से आएगा ये एंगल आई और एंगल आर, और आपको तो पता है एंगल आई बराबर एंगल आर एलवेज होता है, चाहे वह कोई भी प्रकार का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। यह तीसरा नियम है। इफ रे इंसिडेंट obliquely axis in the direction of pole after reflection it follow law of रिफ्लेक्शन। बस समझ जाइए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है तो उतने एंगल से वो लौट जाता है। यदि प्रकाश की किरण ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिरछा दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद या परावर्तन के नियम का पालन करती है। चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये आपका चौथा नंबर होगा। पहला हुआ पैरेलल आया तो फोकस से गुजरा, दूसरा हुआ फोकस से गुजरा तो पैरेलल चला गया, और तीसरा क्या है, सेंटर से गुजरेगा तो वही पाथ पे लौट जाएगा, और चौथा आपका हो गया आपका तिरछा आएगा तो जिस एंगल से आएगा उसी एंगल पे लौट जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आपको बताएंगे इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिफरेंट पोजीशन। अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे फिर तब उसका इमेज कहाँ बनता है, और ये चीज़ एग्जाम में पूछता है। यही चीज़ आपका एग्जाम में आएगा कि वस्तु सेंटर पे रखा है तो बताइए इमेज कहाँ बनेगा, उस चीज़ का किरण आरेख बनाएं। तो यह सब चीज़ आपको कल बताएंगे।